नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज फिर हम आपके साथ एक और दवाई, जिस दवाई का नाम है ऑरम मेटालिकम। कौन सी दवाई? मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोल्ड। गोल्ड को ऑरम कहा जाता है ना, तो सोने में से बनती हुई दवाई कब यूज की जाती है ज्यादातर? इन द केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी। जब सुसाइडल थॉट्स हों और डिप्रेशन हो, तो इस तरह के केसेस के अंदर ऑरम मेट ज़्यादातर सोची जाती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं कि जब जब ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। स्पेशली आप में से चाहे कुछ लोग डॉक्टर कोपीकर को जानते होंगे। डॉक्टर कोपीकर ने अपने 70 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में दिया है कि ऑरम मेट तब यूज किया जा सकता है जब जब कुछ डिपोजिशन होने के कारण उसकी इलास्टिसिटी, उस टिश्यू की लॉस हो गई हो। यानी कि ऐसी कंडीशन जो ब्लड वेसल्स के अंदर एक परत जम जाती है और उसके कारण ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। उन्होंने जो ऑरम मेट का केस डिस्क्राइब किया था उसमें फ्रोजन शोल्डर का जिक्र था कि फ्रोजन शोल्डर में भी कुछ यूरिक एसिड या कैल्शियम डिपोजिशन हो गया था जिनके कारण शोल्डर फ्रोजन हुआ था। और उसके बाद ऑरम मेट, कहीं लिटरेचर में उन्होंने पढ़ा कि इट है ऑरम ही इज अ कैपेसिटी टू डिसॉल्व दैट प्लाक, और उसके बेस के ऊपर उन्होंने ऑरम मेट का प्रयोग किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो और भी ऑरम मेट के ऐसे क्या क्या इंडिकेशन हैं जो इंडिकेशन देख के हम ऑरम मेट सोच सकते हैं, हम ऑरम मेट दे सकते हैं। रूटीन मेडिसिन है क्योंकि हमारी ओपीडी में ज़्यादातर हाइपरटेंसिव और हार्ट डिसीज वाले मरीज ज़्यादा रहते हैं। सो इट इज़ रूटीन मेडिसिन इन दैट केसेस। स्पेशली क्योंकि ऑरम का कोई भी पैथोलॉजी हो धीरे धीरे करके हार्ट की तरफ जाता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी पैथोलॉजी अगर हार्ट की तरफ गया है तो उस हर केस में ऑरम आ सकती है। डिफरेंस देख सकते हैं आप कि किस तरह से सोचा जा सकता है। इस तरीके की जो सोच डेवलप करनी होती है उसी को शायद होम्योपैथी कहते हैं। यही गुरु शिष्य की परंपरा है, यही हमने अपने गुरुजनों से सीखा है और आप तक पहुंचा रहे हैं कि इसमें हमारा भी कुछ अनुभव है, सब कुछ हमारा नहीं है। कुछ केसेस में के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किया, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, सेकंड इज थर्स्टी। ये इंडिकेशन हम समझ चुके हैं। थर्ड इंडिकेशन इज कैरीज विथ फैटी डिस्चार्ज, नोज, पैलेट, ईयर्स एंड मास्टोइड। कैरीज का मतलब सड़ा। सो चाहे बोन कैरीज हो, चाहे डेंटल कैरीज हो, चाहे कहीं पे भी अगर सड़ा है और उसमें से डिस्चार्ज कैसा आ रहा है? फैटिड, एकदम सड़ा हुआ, एकदम ऑफेंसिव से भी ज्यादा, जिसको फैटिड कहा जाता है। सड़े हुए मांस की जो स्मेल आती है उस तरीके का जो डिस्चार्ज निकलता है, वो डिस्चार्ज कहीं से भी हो सकता है। चाहे नोज का डिस्चार्ज, चाहे ईयर का डिस्चार्ज, चाहे कोराइजा, चाहे स्पूटम, चाहे बलगम, चाहे प्लूरल इफ्यूजन करके निकाला हुआ फ्लूइड, चाहे एब्डोमिनल टैपिंग करके निकाला हुआ फ्लूइड, चाहे यूरिन, चाहे स्टूल, चाहे पर्स्पिरेशन, चाहे मेंसिस, चाहे ल्यूकोरिया, चाहे लोकिया, और चाहे सीमेन अल्सो। एक केस हमारे पास था, सीमेन डिस्चार्ज होने के बाद इतना ऑफेंसिव कि उस बंदे ने हिस्ट्री में ऐसा दिया कि आफ्टर मास्टरबेशन मैं वहां पे रह नहीं सकता, इतना फैटिड स्मेल। और वहां पे भी हमने ऑफेंसिव डिस्चार्ज लेके उस केस के अंदर भी ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किया था इस फैटिड डिस्चार्ज के बूते के ऊपर। दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलते हैं, एक इंडिकेशन के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता है। सो कहीं से भी डिस्चार्ज है वो फैटिड है, तो वो एक इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन है कैरीज, सड़ा, चाहे हाथ में सड़ा, पैर में सड़ा, बोन में सड़ा, कहीं पे भी, दांत में सड़ा, मुंह में सड़ा कहीं पे भी आ गया तो वहां पे भी ऑरम सोचा जाना चाहिए। इंड्यूरेशन, ग्लैंडुलर स्वेलिंग। व्हाट इज इंड्यूरेशन? हार्डनिंग ऑफ द ग्लैंड।
अब ग्लैंड के अंदर टेस्टिस भी आ गया, ओवरी भी आ गया, लिम्फ नोड्स भी ग्लैंड्स के अंदर ही आते हैं, टॉन्सिल भी ग्लैंड्स के अंदर ही आते हैं। सो कोई भी ग्लैंड, इवन पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अभी जो सिंड्रोम्स आ रहे हैं इनबॉर्न, कौन से सिंड्रोम आपको मालूम है? डाउन सिंड्रोम और नहीं, इट इज नॉट सिंड्रोम। तो सिंड्रोम्स में क्या होता है कि कुछ वर्षों के बाद उन बच्चों के अंदर सड़े वाली पैथोलॉजी भी डेवलप होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? डायबिटीज डेवलप होगा कुछ सालों के बाद, उसके बाद कैरिस डेवलप होंगे, हो सकते हैं, होंगे, हर केस में होना जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। सो सिंड्रोम्स का पैथोलॉजी है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे भी औरम सोचा जाना चाहिए। ग्लैंडुलर स्वेलिंग किसी भी ग्लैंड का, चाहे थायराइड ही क्यों ना हो, पेन्स वंडर, कंपेल मोशन एंड फाइनली अटैक द हार्ट्स, पेन ड्राइव हिम आउट ऑफ द बेड एंड मेक हिम वॉक। कोई भी पैथोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, अल्टीमेटली वो हार्ट की तरफ गति करता है। और हमने आपको बहुत सारे ऐसे केसेस दिखाए हैं, स्पेशली आप मेडिसिन देख लीजिएगा, बराइटा काब के अंदर हमने ग्लैंडुलर अफेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि क्यों हार्ट ग्लैंड है और ग्लैंडुलर अफेक्शन स्टेप बाय करके हार्ट की तरफ क्यों बढ़ता है। लेकिन औरम तब सोचा जाना चाहिए जब वो हार्ट अफेक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि हार्ट अफेक्शन नहीं है तो औरम नहीं सोचना है, लेकिन अगर कोई भी पेन है, कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी स्ट्रेस है, कुछ भी है जो हार्ट की तरफ गति करता है, और दर्द ऐसा होता है, कुछ चेस्ट पेन के मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब इतना दर्द की बात मत पूछो, मैं रात को बैठ जाता हूं और चलने लगता हूं। तो वॉकिंग एमिलोरेशन, पेन वंडर फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट एंड फाइनली एंड इन द अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना मतलब अगेन हार्ट अफेक्शन ऑफ वेसल्स ऑफ द हार्ट। सो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ, एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड की ओर, और फाइनली हार्ट के अंदर सेटल्ड होना, इस तरह का पिक्चर अगर आपको केस के अंदर से मिलता है तो वहां पे भी औरम सोचा जाना चाहिए। हाइपरटेंशन के बहुत सारे केसेस के अंदर हमने औरम प्रिस्क्राइब किया है, और औरम हमें शायद ही डिसअपॉइंटमेंट किया हो ऐसा बनता है, लेकिन शर्त इतनी है कि प्रिस्क्रिप्शन is on basis of the totality and similarity. Without similarity कोई मेडिसिन वर्क करेगा या नहीं करेगा ये हम नहीं कह सकते। Over sensitiveness to all the pains drive him to despair, to smell, hearing, taste, touch. Despair का मतलब निराश, despaired about recovery ऐसा मिलेगा ना, मतलब रिकवरी की दिशा में कोई होप नहीं है, जिस जो आशा नहीं है उसी को निराश कहा जाता है। सो निराश, मुझे इतना दर्द है, अब मुझे लगता है कि कोई दवाई असर नहीं करेगी, मुझे लगता है कि अब दवाई लेना ही बेकार है, मुझे लगता है कि अब मैं मरने वाला हूं। सो एंड स्टेज ऑफ द डिसीज, एंड स्टेज ऑफ द लाइफ। अभी एक केस के अंदर हमने प्रिस्क्राइब किया था कि आफ्टर एक्यूट इलनेस, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, और उसके बाद उन मरीज को डिस्पेयर्ड अबाउट रिकवरी, और चिली पेशेंट और नॉन केस ऑफ द हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन सूट हो रहा था। सो औरम प्रिस्क्राइब किए थे, अभी का ही केस है। और औरम डिसअपॉइंट करता ही नहीं है, औरम नहीं कोई भी मेडिसिन अगर टोटालिटी के बेस पे दिया जाए तो। वाट हैवी रिंग ऑफ अराउंड रेक्टम, वाट स्पेशली अराउंड रेक्टम मिले तो औरम सोचना है। अराउंड रेक्टम कोई भी पैथोलॉजी मिले तो भी औरम सोचना है। इवन रेक्टल कार्सिनोमा के लिए भी औरम अच्छे से सोचा जाना चाहिए। रेक्टल कार्सिनोमा है और एनस के अराउंड का कोई भी कंप्लेंट है, स्पेशली औरम पुराने जमाने में सिफिलिस के केसों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है। सिफिलिस का मतलब यहाँ पे कोई मायाजम से नहीं है, सिफिलिस डिसीज इटसेल्फ। क्या होता है सिफिलिस डिसीज के अंदर? यस, अल्सर एंड ओवर ग्रोथ टाइप ऑफ अल्सर होते हैं ना, सिफिलिटिक अल्सर्स। सो अल्सर हो या वहां पे वाट्स हो, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अंदर
पुराने जमाने के अंदर बहुत प्रयोग होता था, अभी अभी वैसे डिसीजेस थोड़े कम मिल रहे हैं। कहीं पे भी अगर वाट्स मिलते हैं और दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन गाइड करते हैं तो वाट्स के अंदर भी ऑरम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। पर्स्पिरेशन, कोल्ड, फॉल, फुट स्वेट, स्पेशली फुट स्वेट, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि सारे डिस्चार्ज कैसे हैं, फेटिड हैं। अब फुट स्वेट भी कैसा होगा, फेटिड ही होगा। डॉक्टर साहब मैं है ना शूज पहन ही नहीं सकता, इतना स्वेट होता है और फिर इतना ऑफेंसिव बात ही मत पूछो, मुझे है ना पिछले 2-3 साल से थोड़ा हाइपरटेंशन का दिक्कत है और चिली हूं, थर्स्टी हूं, मेडिसिन कैन बी ऑरम मैट। पैथोलॉजी के हिसाब से मेडिसिन, स्फीयर ऑफ एक्शन के हिसाब से भी मेडिसिन चेंज किया जा सकता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो वहां से भी प्रिस्क्रिप्शन करिए, स्फीयर ऑफ एक्शन से भी प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, लेकिन जब पिक्यूलियर सिम्टम्स मिलते हैं तो वहां पे इनको कॉमन बना के छोड़ दीजिए। यही होम्योपैथी है। इसी को हनीमैन साहब ने इंडिविजुअलाइजेशन कहा है कि एक सिम्टम एक केस में पिक्यूलियर है, उस केस में पूरा प्रिस्क्रिप्शन उसी सिम्टम के ऊपर होता है, और दूसरे केस में वही सिम्टम कॉमन हो जाता है और उस सिम्टम के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। अगर हमारे केस में कुछ नहीं मिला, चिली है, थर्स्टी है और पर्स्पिरेशन, फुट ऑफेंसिव है और हाइपरटेंसिव है, तो इन 4 इंडिकेशन में हम चारों को पिक्यूलियर मान के हाइपरटेंशन को भी पिक्यूलियर मानेंगे और वहां पे हम मेडिसिन ऑरम मेट प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन दूसरा केस है कि जिसके अंदर हमें हाइपरटेंशन मिला, थर्स्टलेस मिला, हॉट मिला और साथ में ऐसा मिला कि डेल्यूजन शी इज अलोन, फॉरसेकन फीलिंग, एलिमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, ऐसे रूब्रिक मिले तो वहां पे हाइपरटेंशन कॉमन हो जाएगा, हाइपरटेंशन गौण हो जाएगा। शायद वहां पे जो मेडिसिन आती है वो अगर हाइपरटेंशन रूब्रिक कवर नहीं करती है या तो हाइपरटेंशन पैथोलॉजी भी कवर नहीं करती है, फिर भी वो मेडिसिन दी जाएगी, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रूविंग नहीं हो रहा है। हर मेडिसिन हर पैथोलॉजी कवर करती है, ठीक है। तो जब दूसरे सिम्टम, दूसरे इंडिकेशन नहीं है तो स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोलॉजी देख के प्रिस्क्रिप्शन किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हायरार्की में आगे के अच्छे पिक्यूलियर सिम्टम मिलते हैं तो उनको गौण करके छोड़ देना चाहिए। ये जो आर्ट है, किस सिम्टम को कब पिक्यूलियर मानना और कब किस सिम्टम को कॉमन मानना, वो आर्ट सीखना ही होम्योपैथी सीखना है, बाकी सब मोह माया है। रेपर्टरी भी आपके साथ होएगा, पूरे सॉफ्टवेयर होंगे, 25, 50, 75 रेपर्टरी होंगे, आपके पास केसेस भी आएंगे, लेकिन कौन से केस में किस टोटालिटी को पिक्यूलियर मानना है, कौन से इंडिकेशन को पिक्यूलियर बना के टोटालिटी बनाना है और कौन से इंडिकेशन को कॉमन रख के छोड़ देना है, इस आर्ट को सीखने की कला है, इसी को होम्योपैथी कहते हैं। ये कला जिसको आ गई वो अच्छा प्रिस्क्राइबर बन सकता है, वहां रिजल्ट का रेशियो काफी आगे जा सकता है। इसीलिए होम्योपैथी के अंदर कोई भी पिक्यूलियर नियम नहीं है कि हर बार इस सिम्टम को ही पिक्यूलियर लो। हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो मास प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर हमारे प्रिस्क्रिप्शन थर्मल के ऊपर बेस्ड जाते हैं, लेकिन कई दफा थर्मल को छोड़ के भी जाते हैं। सो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी मेडिसिन थर्मल कवर करनी ही चाहिए, हमारी मेडिसिन थर्स्ट कवर करनी ही चाहिए, हमारी मेडिसिन स्फीयर ऑफ एक्शन करनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हनीमैन ने एपोरिज्म नंबर 153 के अंदर बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन दिया है। क्या? अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक। अब हर केस में अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगा, केस टू केस वेराई करेगा, केस टू केस डिफरेंशिएशन होगा और इंडिविजुअलाइजेशन होगा। इसी इंडिविजुअलाइजेशन को ही होम्योपैथी कहा जाता है। हमें आप तक यही बात पहुंचानी है। ऑरम मेट तो सिर्फ एक जरिया है। पाल्पिटेशन, वायोलेंट एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के तो एज में कोई भी कंप्लेन हो तो ऑरम मेट सोचिए। स्पेशली हमने एक केस के अंदर प्रिस्क्राइब किया था, केस वाज ऑफ द हसीमोटस थायरोइडाइटिस, और वहां पे हमने एट प्यूबर्टी इंडिकेशन लेके ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किए थे। दूसरे इंडिकेशन थे हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना ही दिखा है कि पाल्पिटेशन वायोलेंटली एट प्यूबर्टी, लेकिन इनको हम जनरलाइज कर रहे हैं कि प्यूबर्टी की एज में कोई भी दिक्कत हो। अब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी थायराइड का दिक्कत हुआ, मतलब ग्लैंडुलर इन्फिल्ट्रेशन मिला, हमें ग्लैंडुलर स्वेलिंग मिला, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड मिला, चिली मिला, थर्स्टी मिला, दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले, तो वहां पे भी ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। इसी इंडिकेशन पे हमने ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किया था। और पाल्पिटेशन, हार्ट कंप्लेन में तो ऑरम मेट इज किंग। पाल्पिटेशन चाहे
आपको पाल्पिटेशन का कंप्लेन मिले, चाहे आपको ट्रैकीकार्डिया मिले, चाहे ब्रेडीकार्डिया मिले, चाहे एलबीबीबी मिले, चाहे आरबीबीबी मिले, चाहे बंडल ब्रांच ब्लॉक मिले, कुछ भी मिले, ईसीजी के अंदर फाइंडिंग्स मिले, लो वोल्टेज ईसीजी मिले, ये हर चीजें इंडिकेशन ऑफ द ऑरम मेट कहा जा सकता है। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस विथ एक्सेसिव डिस्पनिया। तो रूमेटिक कंप्लेंट्स के अंदर भी ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अभी अभी रूमेटिक वाल्वुलर डिसीज और रूमेटिक फीवर्स कम मिल रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में बहुत ज्यादा थे और वो रूमेटिक फीवर्स थे, वो अल्टीमेटली रूमेटिक वाल्वुलर डिसीज पैदा करके जाते थे। सो दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ ऑरम मेट। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, अब रूमेटिक हो या ना हो, अगर एंडोकार्डाइटिस है तो वहां पे ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। अगर एक्सेसिव डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब एंडोकार्डाइटिस के साथ डिस्पनिया मतलब रेस्पिरेटरी कंप्लेंट ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट कंप्लेंट। कौन सी कंप्लेंट ऐसी है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मालूम हुआ? तो उस तरीके कार्डियोमेगाली, एलवीएच, आरवीएच, जहां पे ईसीजी के अंदर पी वेव कैसा मिलेगा? यह स्टॉल पी वेव भी मिल सकता है और ब्रॉड पी वेव भी मिल सकता है, और चाहे एम पैटर्न में पी वेव भी मिल सकता है। उन सारी कंडीशन के अंदर ऑरम मेट सोचा जा सकता है। हम आपको एक स्टेप अहेड ले जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पे से किस तरह से इंडिकेशन मिलते हैं, वो कि पी वेव के अंदर अगर हमें कुछ भी गड़बड़ मिली तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर ऑरम मेट। दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं मानते हैं, कि हम इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानते हैं। हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन भी इंडिकेशन का एक जरिया मात्र है। हमारा प्रिस्क्रिप्शन तो इंडिकेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अगर टॉल पी वेव मिलता है या ब्रॉड पी वेव मिलता है, चाहे एम टाइप ऑफ पी वेव मिलता है, तो वो हमारे लिए इंडिकेशन है, ठीक है। और रूमेटिक कंप्लेन, चाहे रूमेटिक कंप्लेन ऑफ हार्ट हो, चाहे रूमेटिक कंप्लेन ऑफ जॉइंट हो, चाहे रूमेटिक कंप्लेन ऑफ स्किन हो, हर जगह पे ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो हमने ऑरम मेट बहुत सारे जॉइंट पेन के अंदर प्रिस्क्राइब किया है, जहां पे हाइपरटेंसिव और ऐसे पेशेंट जो कार्डियोमेगाली वाले हैं, जिनके अंदर बूट शेप्ड हार्ट मिलता है, कार्डियोमेगाली मिलता है, जॉइंट पेन है, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस के अंदर, और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो बहुत अच्छे से ऑरम मेट प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये क्लिनिकल एडिशंस हैं, ये हमने आपको जो बताया वो हमारे अनुभव हैं। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, आपको राज ना आए तो आप ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आपको सब कुछ बताते हैं वो ले लीजिए। फैटी डिजनरेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, आया? एलवीएच है, कार्डियोमेगाली है, फैटी डिजनरेशन। अब फैटी लीवर डिसीज के अंदर भी ऑरम मेट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज एज वेल एज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, ग्रेड 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट इज अ फैटी डिजनरेशन ना, फैटी डिजनरेशन ऑफ एनी ऑर्गन। और आपके अंदर जो वेसल्स के अंदर जो प्लाक फॉर्मेशन होता है वो क्या है? क्या कहते हैं उसे? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिसीज कंडीशन को। यस, वेरी गुड। और उसके अलावा अगर वो आर्टरी के अंदर होता है तो उन सब कंडीशन के अंदर ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और फैटी डिजनरेशन कहां कहां होगा? तो जो डिस्लाइपिडेमिया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डिस्लाइपिडेमिया, जहां पे कोलेस्टेरॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, तो ये भी क्या है? फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, तो वहां पे भी ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। मालूम चल रहा है कितने इंडिकेशन मिलते हैं हमें। म्यूजिक वेरी रिलैक्सिंग, स्पेशली भजन्स, सत्संग। सो भजन आप क्या करते हैं? बस खाली टाइम में भजन वगैरह सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है। नाइटली बोन पेन, एग्रावेशन एट नाइट, बोन पेन है या नहीं है उससे लेना देना नहीं है।
ऑफेंसिव ब्रेथ, अब हर डिस्चार्ज ऑफेंसिव है तो ब्रेथ भी ऑफेंसिव है। वो लास्ट स्टेज ऑफ डिसीज के अंदर आप होम विजिट या आईसीयू विजिट करने जाते हैं, आपने देखा कि बहुत ऑफेंसिवनेस आ रही है पेशेंट के अंदर और कैरीज मिलता है आपको। ऑफेंसिव ब्रीथ कब मिलता है? लंग में कैरीज होंगे तो क्या होएगा? पस फॉर्मेशन, यस, एम्पाइमा, और उस कंडीशन के अंदर भी ऑरम-मेट सोचा जाना चाहिए। रेड नोबी नोज, वायलेंट पाल्पिटेशन, अगर रेड नोज मिलता है तो इट इज इंडिकेशन ऑफ ऑरम-मेट, लेकिन हर केस में मिलना जरूरी नहीं है। तो ऑरम-मेट कैसे कैसे सोचना है ये सोच हम आपको बता रहे हैं, और पिछले काफी महीनों से हम यही कंटिन्यू हर रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो हमें भी आशा है कि अब आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जा रहे हैं धीरे धीरे। हर जॉइंट पेन के अंदर पहले क्या आएगा? रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, इस तरह की मेडिसिन, उसके बाद कल्केरिया फॉस्फोरस, कालिकाप, उसके बाद अब ऑरम-मेट। हम आपको लेयर बाय लेयर लेवल अप करते जा रहे हैं। अब कहाँ तक आप ग्रास्प कर पाते हैं वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ सीधे तौर पे नहीं जुड़े हैं। 1 to 1 हमारा कोई भी बातचीत नहीं होता है। हमने आपको कहा कि संयोजक के साथ करिए, लेकिन आप बहुत होशियार हैं, आपको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है, तो होमवर्क सबमिशन पिछले काफी दिनों से नहीं हो पा रहा है। शायद 1 या 2 लोग ही होमवर्क सबमिशन कर रहे हैं हर ग्रुप में। सो अच्छा है, थोड़ा हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग है कि हम जो परंपरा, हम जो सिखाना चाहते थे वो नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार हमारे मन मुताबिक होना भी कहाँ जरूरी है, लेकिन फिर भी हमसे जो हो पाए वो किए जा रहे हैं। विजन, हेमियोपिया सीज ओनली द लोअर हाफ, अगर नीचे का आधा ही देखने को मिलता है, हेमियोपिया हो जाता है, तो इट इज इंडिकेशन ऑफ ऑरम-मेट। अभी वो बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर कुछ पैरालिसिस कंडीशन है, कुछ ऐसे आई के कंडीशन हैं जिनमें मिलता है तो ले लीजिए, क्योंकि अभी सर्जरी बहुत कॉमन है। सो इस तरह के केसेस हमारे पास नहीं आते हैं। एक्सटर्नल थ्रोट, थायराइड एनलार्ज, पल्स रैपिड, फुल एंड आईज प्रोट्रूड। प्रोट्रूड आईज का मतलब बाहर निकल आना। एक पेशेंट हमने देखा था जिसके अंदर स्पेशली लेफ्ट आई प्रोट्रूड था, और हमने कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था? यस, वेरी गुड, लेकेसिस प्रिस्क्राइब किए थे। सो प्रोट्रूड आई स्पेशली हाइपरथायरॉइडिज्म के कंडीशन में मिलता है। हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं है, फिर भी अगर आईज प्रोट्रूड मिलता है तो ऑरम-मेट सोचा जाना चाहिए। पल्स एग्जामिन करते हैं और रैपिड पल्स मिलते हैं तो वहां पे भी ऑरम-मेट सोचा जाना चाहिए, माने टैकीकार्डिया। अगर आप ईसीजी करते हैं और आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत नजदीक देखने को मिलते हैं तो वहां पे भी ऑरम-मेट सोचा जाना चाहिए। थायराइड एनलार्ज, अगर गोइटर मिलता है, थायराइड के केसेस मिलते हैं तो वहां पे भी ऑरम-मेट सोचा जाना चाहिए। हमने आपको जो हशीमोटोस थायराइडाइटिस बताया वो इसी इंडिकेशन के बेस्ड केस था। ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, ये प्रायोगिक मटीरिया मेडिका है, ये अनुभव का मटीरिया मेडिका है। हमने अपने अनुभव में जो जाना है, लेकिन सिर्फ वीडियो देख लेने से या गुरुकुल के ग्रुप में जुड़े होने से नहीं आ जाएगा। साधना करना पड़ेगा, एक ही चीज को बार बार तकरीबन 21 बार करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। नेफ्राइटिस विथ कार्डियक एंड हिपेटिक डिसीज, मतलब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ नेफ्राइटिस माने इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, किडनी, और उसके अंदर क्या होएगा? यूरिन रिलेटेड कंप्लेंट्स होएगा, और उसके अगर यूरिन का कंप्लेंट कार्डियक और हिपेटिक डिसीज के साथ होता है तो ऑरम-मेट सोचना है। लेकिन इन डे टू डे सिनारियो इसको कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। यस, मल्टी ऑर्गन फेलियर, जहां पे एक से ज्यादा ऑर्गन फेलियर की ओर जा रहे हैं, तब वहां पे ऑरम-मेट सोचा जाना चाहिए। सो इट इज अ मेडिसिन फॉर लेट स्टेज डिसऑर्डर्स, जो आखिरी की जिंदगी के, जो डेथ के करीब के जो डिसीजेस हैं वहां पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अभी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। सो वहां पे ऑरम-मेट सोचा जा सकता है। क्योंकि हमें आता नहीं है ना उस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करना, सो हम सोच ही नहीं सकते हैं। हमें इतना ही मालूम है होम्योपैथी इज फॉर खरतावार एंड खील एंड ऑल दैट थिंग्स, कि जिसमें बहुत टाइम लगता है। होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है,
और सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि वो हर जगह काम कर सकता है। अभी हमारी धारणाएं ऐसी हैं कि इमरजेंसी के अंदर हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, इंजरी के अंदर हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, पॉइजनिंग के अंदर शायद हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमें लिमिटेशन के अंदर हम पढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी के अंदर। वो लिमिटेशन कब टूटेंगी? जब हम तोड़ेंगे। क्यों रिसर्च नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारे में से कुछ लोग होम्योपैथी और इंजरी के साथ काम नहीं कर रहे हैं? होम्योपैथी इन लेट स्टेज डिसऑर्डर, होम्योपैथी इन आईसीयू, होम्योपैथी इन मल्टी ऑर्गन फेलियर, होम्योपैथी इन रीनल फेलियर, ऐसे पे कुछ क्यों काम नहीं कर रहे हैं? हमने एक डॉक्टर देखे थे, हमारे गुरु डॉक्टर अमर सिंह निकम साहेब, वो सीकेडी के ऊपर बहुत अच्छा काम है उनका, और उन्होंने दिखा दिया कि जहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज है वहां पे भी होम्योपैथी काम कर सकता है। सो उन्होंने बताया तब हमें मालूम हुआ, तो हम लोग किसी को बताएंगे तब नेक्स्ट जनरेशन को मालूम होगा। लेकिन हमारे अंदर इतना भय बैठ चुका है कि हम कर ही नहीं रहे हैं। कीजिए, दीजिए, होम्योपैथी किसी भी कंडीशन के अंदर काम करता है, देखे तो देखिए यार। जहां पे मल्टी सिस्टम फेलियर है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, जहां पे अब हो ही चुका है डिसाइडेड कि पेशेंट डेथ की ओर जा रहा है, तो एक बार और हम सोच के तो देखिए, एक बार और हम देख के तो देखिए। शायद आपने 10-15 केसेस के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ 2-3 इंडिकेशन के ऊपर और हम प्रिस्क्राइब किए और उनमें से 1 या 2 में आपको रिजल्ट मिल जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम साबित कर पाएंगे कि होम्योपैथी कैन वर्क। वो सिर्फ बातें करने से या सेमिनार करने से या धरना देने से कुछ साबित नहीं होता है। हनीमैन साहब ने हमें एपोरिज्म नंबर 1 के अंदर सिखा दिया है क्या करना है। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर, टू सीक, टू हेल्प, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। हमें बस उसी के ऊपर काम करना है, वो करते जाएंगे, बाकी सब चीजें अपने आप होती जाएंगी। ठीक है। ल्यूकोरिया, फेटिड स्मेल फ्रॉम माउथ, ठीक है। सेंसेशन एज इफ हार्ट सीजेस टू बीट, देन सडनली गेव वन हार्ड थंब, उसको लगता है कि हार्ट बंद हो जाएगा। फैट अबाउट द हार्ट विथ एक्सेसिव डिस्पनिया, पेन एंड इंड्यूरेशन ऑफ द टेस्टिस। इंड्यूरेशन ऑफ टेस्टिस नहीं, किसी भी ग्लैंड का, स्पेशली इंड्यूरेशन कब होएगा? कार्सिनोमा के अंदर। हार्ड स्टोनी ग्लैंड। दूसरा मेडिसिन, यस, और ओनायम। So Auromet can prescribe in prostate swelling also. Prostate is a gland ना, stony heart gland, prostate का इंड्यूरेशन होता है with cardiac complaint. So हमने जो इंडिकेशन देखा था कि नेफ्राइटिस with cardiac और hepatic disease. So prostate का swelling हुआ, cardiac disease के साथ हुआ, और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले, तो वहां पे prostate के BPH हो चाहे कार्सिनोमा हो, Auromet सोचा जाना चाहिए। Fat about the heart with excessive dyspnea, pain and induration of the testis, epididymitis, testis undescendant or atrophied or undeveloped. So टेस्टिस का कोई भी दिक्कत हो वहां पे Auromet सोचना है। और स्पेशली अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर हमने कहीं से सीखा है, मालूम नहीं है वो किस ऑथर ने अपना अनुभव बताया था, बट Auromet in lower potencies, especially 6x और 12x, have very good result in testicular complaints. उन्होंने एज अ स्पेसिफिक मेडिसिन के तौर पे बताया था। दूसरा मेडिसिन फॉर अनडिसेंडेंट टेस्टिस सार्कोड में से है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि टेस्टिस में से बनता मेडिसिन ही एक्ट करे। मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम थायराइड, थायरोडिनम, पढ़िएगा। टेस्टिस मेयर पेंडेंट थ्रेड इन द पिनिंग बॉयज। पिनिंग बॉयज का मतलब पुरुषत्व की कमी, बॉयज की अंदर बॉयसनेस चला गया हो तो पिनिंग्स बॉय कहा जाता है। क्यों? टेस्टिस अनडेवलप्ड है, तो जो टेस्टिस में से जो हार्मोन सीक्रेट होता है कौन सा, उसकी कमी। तो उसकी कमी में कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, वो सब पिनिंग बॉय सोच लीजिए। ठीक है। इमेसिएशन इन पिनिंग बॉय विथ लॉस ऑफ एपेटाइट। अब किसी भी कंप्लेन के साथ इमेसिएशन है तो Auromet सोचा जाना चाहिए, लॉस ऑफ एपेटाइट है तो Auromet सोचा जाना चाहिए। हाइड्रोसिल, हर्निया, इंग्वाइनल, मेंसिस लेट एंड स्कैंटी,
स्टरिलिटी विथ प्रोफाउंड डिप्रेशन, डिप्रेशन के साथ स्टरिलिटी नहीं, कोई भी कंप्लेन हो तो ऑरम मेट सोचना, और किसी भी कंप्लेन के साथ अगर स्टरिलिटी है तो भी ऑरम मेट सोचना। अल्सरेशन ऑफ वुंड, रिपीटेड एबॉर्शंस, रिपीटेड एबॉर्शंस के अंदर ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। दूसरा मेडिसिन सबाइना, सिकेल कोर, सेपिया, सल्फर और ऑरम मेट, ये सब मेडिसिन। अब आपके पास आपका एक और इंडिकेशन बन गया, रिपीटेड अबॉर्शन, और इतनी ही मेडिसिन। अब मरीज ने आपको केस के अंदर दिया कि रिपीटेड अबॉर्शन हुए, आपने इसको माना कि नहीं इस केस के अंदर रिपीटेड अबॉर्शन पिक्यूलियर है। अब आपने रिपीटेड अबॉर्शन देखा, 7 मेडिसिन आई। दूसरा इंडिकेशन थर्स्टी है तो 3 थर्स्टलेस थी, निकल गई, 4 मेडिसिन रही। अब तीसरा इंडिकेशन चिली है, इनमें से एक ऑरम ही चिली है, बाकी 3 हॉट हैं, केस वहीं पे क्रैक हो जाता है। 3 इंडिकेशन मेडिसिन, इसी को कहते हैं अनुभव का मटीरिया मेडिका, अनुभव का रेपर्टरी। लिटरेचर बहुत है, लेकिन किसी और के एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास क्यों करना, अपना एक्सपीरियंस बनाइए। उनके एक्सपीरियंस, शुरुआत की प्रैक्टिस के अंदर उनका एक्सपीरियंस लीजिए, प्रयोग कीजिए, लेकिन उसमें से जो सत्य है उसका स्वीकार कीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर बहुत लिटरेचर आ गया है और हमें मालूम नहीं है कितना कौन सा सत्य है। आज हर बंदा अपने आप को नॉलेजेबल ही समझता है, और हर बंदा, जैसे मैं, अपनी थियरियां देने लगता है, उसमें से एक मैं भी हूं। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो मान लीजिए और वो सत्य है, इनमें से आपको जो भी सच्चा लगे वो मानिए, लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो कहता हूं कि होमवर्क डेली कीजिए, एक वीडियो को 5, 7, 25 बार देखिए, अपना मटीरिया मेडिका बनाइए, अपना रेपर्टरी बनाइए, वो मानना है। वो गुरुकुल का परंपरा है, वो गुरु शिष्य परंपरा है, उसको और होम्योपैथी को बहुत लेना देना नहीं है। वो लर्निंग का प्रोसेस है, किस तरह से सीखा जाता है, मेहनत के सिवा नहीं सीखा जाता है। आपके पास आपके मोबाइल में 5000 PDF होंगी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ी, लेकिन बुक नहीं मिलता है, ढूंढते हैं, 25 दुकानों के ऊपर ढूंढते हैं, ऑनलाइन ढूंढते हैं, कहीं से भी नहीं मिलता है। एक फ्रेंड बोलता है मेरे पास है, वो 5 दिन के लिए बुक देगा ना, आप 5 दिन में पढ़ देंगे। मालूम चल रहा है लर्निंग का प्रोसेस क्या है। आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल है ना, इसीलिए आपको कीमत नहीं है उसकी, उसका मूल्य नहीं है। कीमत तो पैसे से चुकाई जाती है, मूल्य नहीं है आपको उसका। और इसीलिए शायद हमारे व्याख्यान के वो भी नहीं देखते हैं लोग, बहुत कम देखते हैं। गुरुकुल ज्वाइन किए थे उसमें से भी बहुत कम लोग होमवर्क करते हैं, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन कीमत होगा तब देखेंगे, देखा जाएगा। हमको हनीमैन साहब ने, हमारे गुरुजी ने बोला है बेटा जाओ, और एपोरिज्म 1 के मुताबिक द मिशन, और हमारा मिशन है घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। और मिशन के लिए अपना जान भी चला जाए तो चला जाना चाहिए, चाहे हमारा व्याख्यान देखा जाए नहीं देखा जाए, डजंट मैटर, हम मिशन के ऊपर कामयाब है। कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस कोई भी दिक्कत होता है तो ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। यूटेरस प्रोलैप्स, इंड्यूरेटेड एंड हाइपरट्रोफाइड, अभी बहुत से केसेस मिलते हैं, अब कम मिलने लगे हैं ड्यू टू सर्जरी। लोग सर्जिकल प्रोसीजर की ओर ज्यादा जाते हैं, लेकिन हाइपरट्रोफाइड यूटेरस का मतलब क्या होता है, क्या आता है यूएसजी फाइंडिंग्स के अंदर देखे हैं? यस, एक फाइब्रॉइड्स आते हैं, बल्कि यूटेरस, वेरी गुड। इसके अलावा प्रोलैप्स यूटेरस, तो इन सब के, ये सब प्योर सर्जिकल कंडीशन ही बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन होम्योपैथी का कुछ तो वर्क हुआ होगा तभी जाके मास्टर्स ने लिखा है। तो अभी ऐसे कोई मरीज हैं जो होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो उनमें दीजिए इंडिकेशन लेके। अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम इंडिकेशन की बिना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हमें ऐसा चाहिए कि प्रोलैप्स के लिए कौन से मेडिसिन, सेपिया, पोडोफाइलम, ये वो नहीं, प्रोलैप्स को छोड़ दो यार, इसके अलावा इंडिकेशन देखो। पैथोलॉजी से जितना दूर जाके प्रिस्क्रिप्शन होगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन केस के अंदर दूसरा कुछ नहीं मिलता है तो प्रोलैप्स भी लीजिए, लेकिन प्रोलैप्स के साथ और क्या है? हाइपरटेंशन है, वेरी गुड, कार्डियक अफिनिटी है, इसके अलावा और क्या है? यस, इसके अलावा उनको फैटी डिजनरेशन इन द लीवर है, वेरी गुड, और चिली है और थर्स्टी है। तो इन सुपरफिशियल इंडिकेशन के ऊपर भी उस प्रोलैप्स के अंदर ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। हर बार प्रोलैप्स यूटेरस के केसेस के अंदर सेपिया और पोडोफाइलम दे देना जरूरी नहीं है।
आपकी धारणाएं टूटेंगी। आप हर बार सेपिया और पोरोफाइलम देते हैं और कुछ केसेस में रिजल्ट भी मिलेगा, तो आप हमें कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं कि रिजल्ट तो मिलता है लेकिन कुछ केसेस के अंदर मिलेगा, सभी केसेस के अंदर नहीं मिलेगा। इंडिविजुअलाइज कीजिए कि ये प्रोलैप्स दूसरे प्रोलैप्स के किस तरह से भिन्न है, किस तरह से भिन्न है कि दूसरे प्रोलैप्स के सभी केसेस के अंदर फैटी लिवर डिसीज नहीं देखने को मिला है। तो हमें ऐसा मेडिसिन चाहिए जो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस के साथ फैटी लिवर डिसीज के ऊपर भी इफेक्ट करे। हमें ऐसा मेडिसिन चाहिए जो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, फैटी लिवर डिसीज और हाइपरटेंसिव भी हो, चिली भी हो, थर्स्टी भी हो। तो मेडिसिन कैन बी ऑरममेट, शायद एक ही मेडिसिन आएगा। सो इस तरह से सोचिए, सोचा जा सकता है, इस तरह से भी होम्योपैथी किया जा सकता है। कॉजेशन, फ्राइट माने, फ्राइट का मतलब द्रास को, सडन फियर। ग्रीफ माने दुख। एंगर माने गुस्सा। लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, इतना भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो वो उसको बहुत अफेक्ट कर जाएगा। मेरी बात काट दी, मुझे जवाब दे दिया, मुझसे अलग बोला। वेक्सेशन मतलब डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कुछ आशाएं थी, कुछ अपेक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हुई और उनके बाद दिक्कत शुरू होता है। सो अगर आपको थोड़ा एक झलक दिखा दें कि होम्योपैथी कहां से किस तरीके से काम कर सोचा जाना चाहिए, ये अभी आपको हम दे नहीं रहे हैं, सिर्फ एक झलक दिखा रहे हैं। आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट पहला स्टेज हिस्टेरिकल रहेगा, जहां पे कोई पैथोलॉजी नहीं रहेगा, वहां पे इग्नेशिया सोचा जाना चाहिए। थोड़ा इग्नेशिया के बाद आएगा एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव, तो वो ब्रूडिंग रहेगा, ग्रीफ में रहेगा, इमेसिएशन रहेगा, लेकिन उतना कुछ डीपर पैथोलॉजीज नहीं रहेगा। स्टेज ऑफ नेट्रम म्यूर। अब तीसरा मेडिसिन आएगा जो नेट्रम म्यूर के बाद आएगा, जहां पे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होएगा, एंडोक्राइन इम्बैलेंस होएगा, एलिमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव, वहां पे एसिड फॉस सोचा जाना चाहिए। इसके बाद का जो स्टेज आएगा जहां पे एलिमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव और सीधा कार्डियक पैथोलॉजी डेवलप होगा, वहां पे ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। पूरा सीरीज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट लेंगे एक कभी कभार अगर टाइम रहा तो, लेकिन एक झलक है। इस तरीके से भी होम्योपैथी पढ़ा जा सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार। इंडिविजुअलाइजेशन इज द सोल ऑफ होम्योपैथी। रिजर्व्ड डिस्प्लेजर हमने नेट्रम म्यूर के अंदर भी पढ़ा था। मतलब क्या रिजर्व डिस्प्लेजर का मतलब? अपने अंदर जो भी घटित हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो किसी के साथ शेयर ना करना, न बांटना, अपने अंदर दबा के रखना। जो दबा के रखेगा तो वो दबाएगा और प्रेशर बढ़ेगा। मालूम हो रहा है? डिसअपॉइंटेड लव हमने बात कर ली। प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी मतलब क्या होगा, कैसे होगा, मेरे देश का कुछ हो नहीं रहा है, कब कैसे करूंगा, सब लोग सोए हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार है, बहुत सालों तक ये एंजाइटी रहती है। और हम आपको एक होमवर्क देते हैं, रीड थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद। इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड, प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी फॉर मेनी पीपल्स। वो एंजाइटी अपने आप में भी हो सकता है, अपने घर के लिए भी हो सकता है, तो वहां पे शायद हम ऑरम मेट सोच सकते हैं। अगेन आपको दूसरा होमवर्क देते हैं, रीड बायोग्राफी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ सरदार पटेल? उनको शायद मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और कार्डियक डिसीजेस था। दिल्ली से उनको मुंबई लाया गया था आखिरी दिनों के दौरान। बायोग्राफी पढ़िए, फिर आप ऑरम मेट देखिएगा। अगेन दूसरी बात, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, वेरी गुड, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो दूसरा एक इंडिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ड्यूटी बाउंडेड होना। तो अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है ना, वो ऐसा मानता है कि ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक गया। तो वहां पे भी ऑरम सोचा जाना चाहिए। लॉस ऑफ
प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ प्राइड, लॉस ऑफ पद, प्रतिष्ठा। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ मटेरियल थिंग्स से नहीं है, ये सब थिंग भी प्रॉपर्टी होती है। मॉर्टिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो आप पढ़िएगा अच्छे से स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल, 2 बायोग्राफीज आपको पढ़नी है। मेंटल एक्सर्शन, एंगर, कोमा विथ इंडिग्नेशन और फ्राइट विथ ट्रेम्बलिंग। अब आपका मरीज कोमा के अंदर है लेकिन ट्रेम्बलिंग आता है और आपको मालूम हुआ है कि फ्राइट के बाद या तो इंडिग्नेशन। व्हाट इज इंडिग्नेशन? व्हाट इज डिग्निटी? गुजराती मत देखिए, देखिए मीनिंग ऑफ इंडिग्नेशन। वो एंगर भी क्रोध होगा, वेक्सेशन भी क्रोध होगा, इंडिग्नेशन भी क्रोध होगा, सब कुछ क्रोध ही क्रोध होगा। इसीलिए हम ना कहते हैं कि मेंटल जब तक ग्रीप ना आ जाए तब तक टोटालिटी के अंदर ना लीजिए, केस में लीजिए, अपना केस टेकिंग अच्छा बनाए, अपना मेंटल लेने का तरीका अच्छा बनाए, वो सब किया जाता है। हम मेंटल लेने को मना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मेंटल के ऊपर जब तक ग्रीप ना आ जाए तब तक ना कीजिए। तकरीबन 10,000 केसेस का प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ जनरल्स और पर्टिकुलर्स के ऊपर कीजिए, तब उन 10,000 केस में मेंटल लेने का प्रयत्न तो करना ही है, लेकिन उस तरीके से मेंटल लेने में ग्रीप आ जाएगा। क्या होता है इंडिग्नेशन का मीनिंग? यस, जो भेदभाव के बाद जो गुस्सा आता है, यस, उसको ऐसा लगता है। भेदभाव होना जरूरी नहीं है, भेदभाव हुआ हो ना भी हुआ हो। और आप सबको मालूम है तो 47 के अंदर जब पार्टीशन हुआ तो रेफ्यूजीज आए और तब सरदार पटेल को जो चीज महसूस हुई, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पढ़िए। तो वहां पे कोमा के केसेस के अंदर भी आप ऑरम मेट सोच सकते हैं, ठीक है। मोडालिटीज, एग्रावेशन इन कोल्ड वेदर, कोल्ड एयर, लाइंग डाउन एंड नाइट, अल्कोहल, क्लाउडी वेदर, पीरियोडिसिटी एट एवरी 21 डेज। आफ्टर 21 डेज अगर कोई इंडिकेट मिलता है, स्पेशली अब जब असाइलम प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर का प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्माद, मेनिया, डिप्रेशन, सैडनेस, बाइपोलर, उनमें आपको ये इंडिकेशन बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे आफ्टर 21 डेज। और इमोशनल एक्साइटमेंट, अगर इमोशनल एक्साइटमेंट कोई भी आया तो उसके बाद दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा था, चिमथाना वाला सर ने कहा था कि हार्ट अटैक आता नहीं है, आप लाते हो। आफ्टर इमोशनल एक्साइटमेंट कार्डियक डिसीजेस बहुत कॉमनली देखने को मिला है। जब पूरे वाइटल फोर्स के ऊपर मायाजम ओवर पावर कर जाता है, तब इतना सा भी इमोशनल एक्साइटमेंट सीधा कार्डियक डिसीज प्रोड्यूस करता है, और तब ऑरम मेट सोचा जाना चाहिए। एपेटाइट एंड थर्स्ट इंक्रीज, डिजायर मिल्क, कॉफी, अल्कोहल एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग। अगेन इनडाइजेस्टेबल थिंग, कितने मेडिसिन आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वो कलकेरिया ही सोच के बैठ जाते हैं, हर बार नहीं होता है। नक्सवमिका के अंदर भी था, सीना के अंदर भी है, औरम के अंदर भी है, और बहुत सारे मेडिसिन है, शायद 12-15 मेडिसिन हो गए होंगे, लेकिन हर मेडिसिन के अंदर उसका कॉज अलग होगा, उसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा ना। एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम, और दूसरे जो कॉम्बिनेशन उसको ही टोटालिटी बोलते हैं। तो वो डिसाइड करेगा कि मेडिसिन कौन सा जाएगा। एवर्जन टू मीट, इट इज इंडिकेशन फॉर ऑरम मेट। अब आता है माइंड। हमने बहुत कुछ माइंड का ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियस, मैनिया फॉर वर्क, वर्कोहोलिक, बहुत काम 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 करना। और क्यों काम करना? क्योंकि ड्यूटी बाउंडेड, टू सीरियस अबाउट ड्यूटी, कंसेंचुअस अबाउट ट्राइफल्स। ड्यूटी के प्रति बहुत सजाग होना,
मेरा फर्ज क्या है, छोटी छोटी बातों के अंदर सोचना कि व्हाट इज माय ड्यूटी, मैंने अपना ड्यूटी पूरे से अच्छे तरीके से निभाया कि नहीं निभाया। अगर मरीज आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं अपनी फर्ज चूक गया, बार बार आप बातचीत करेंगे तो बातचीत में बोलेगा ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरा फर्ज था, फर्ज तो मैं कभी नहीं चूकता, फर्ज तो पूरा करना ही चाहिए, हर इंसान को अपना फर्ज देखना चाहिए, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, काम काम काम, वर्क वर्क वर्क। केस टेकिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, हमें बातचीत करनी है और उस बातचीत में अगर हमें मरीज ऐसी चीजें देता है तो वो इंडिकेशन ऑफ ऑरम मैट हो सकती है। रिलीजियस, क्यों ये मेरा ड्यूटी है, भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दिया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप मॉडर्न तरीके से अलग अलग जो वेज आए हैं उनमें अगर ऑरम पढ़ेंगे तो इज फ्रॉम किंग सीरीज एंड व्हाट, कौन से कॉलम में से, प्लेटिना के बाद तुरंत आएगा। सो उनमें उन्होंने कैसा कॉन्सेप्ट दिया है कि जो बीच वाला कॉलम है उससे जो लेफ्ट साइडेड हैं उनको गेन करना है, फिर जो प्लेटिना का कॉलम आएगा, प्लेटिना, प्लम्बम, इन सब के ये सब पीक के ऊपर हैं और इसके बाद धीरे धीरे लॉस शुरू होता है और इन सीरीज में तो रेडियो एक्टिव भी आ जाते हैं, वो लॉस ही है। तो वो इस तरह की सोच है जो हमें समझने में अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको ये ग्लिम्स दे रहे हैं। तो क्या होता है कि प्लेटिना के बाद तुरंत किंग सीरीज है, तो जो ऐसे लोग हैं जो राजा की तरह सोचते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए मेरी ये फर्ज है, मुझे दे के जाना है, मैंने अपना फर्ज फुलफिल नहीं किया है, मैं अपना फर्ज चूक गया, ऐसी बातें मिलते हैं। डिजर्व्ड रिप्रोच, ही इज वेरी ड्यूटी कॉन्शियस, डेल्यूजन, ही इज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी टू फ्रेंड, फैमिलीज, कंट्री, सोसाइटी, समाज, वर्ल्ड, सब कुछ आ जाता है इसमें। किसी के तरफ इसने अपना फर्ज को निग्लेक्ट किया है, ड्यूटी को निग्लेक्ट किया है, ऐसा वो मानता है। हकीकत होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी जो मान्यता है वो मान्यता उसको कंटिन्यू उसके माज़म को ट्रिगर करती है और डिसीज देती है। इसीलिए सर कहते हैं कि हार्ट अटैक आता नहीं है, आप लाते हो। इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अपनी बात कल कौन से मेडिसिन में हमने देखा था, लेकेसिस, प्लेटिना, इन सब में है ना, दूसरा लाइकोपोडियम, इन सब के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस है। तो वैसे ही ऑरम के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस में अब आपके पास 7-8 मेडिसिन हो गई हैं। सो जब आपको मरीज बोले मेरी बात कोई अगर ना माने, किसी ने अगर मेरी बात काटी, किसी ने अगर मुझे ऐसा बोल दिया तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है, मैं उसको ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, तो आपको परसीव करना है, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस। सो आपने ये इस केस में पिक्यूलियर है, सो सीधी वो रूब्रिक अपनी रेपर्टरी में बनाई हुई रेपर्टरी में निकालो, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस 7 मेडिसिन है। उसके साथ दूसरा इंडिकेशन, डेल्यूजन, ही इज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, तो ड्यूटी कॉन्शियस, सिर्फ इतना ही रूब्रिक बनाना, ड्यूटी कॉन्शियस, तो उसके अंदर ये 2 लगाई तो 3 ही मेडिसिन आ रही हैं। अब दूसरा 1-2 इंडिकेशन लगाओ तो 1 मेडिसिन के ऊपर। ये सरल होम्योपैथी है जो अपने आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, इतना सोच इतना सोच इतना सोच, विचारकों को ये मेडिसिन सोची जानी चाहिए। इसीलिए हमने आपको बोला कि आप सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, वो दोनों विचारक थे। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, फॉरसेकन फीलिंग, महसूस होना कि अब मैं अकेला हो गया हूं। अब आप लिंक करते जाइए हमने आपको जिनको पढ़ने को बोला। डिस्पेयर विथ पेन, सुसाइडल, प्रोफाउंड डिप्रेशन, वियरी ऑफ लाइफ, इंपल्स टू जंप फ्रॉम हाइट। अब नेट्रम म्यूर कब इंडिकेशन है सुसाइडल थॉट्स के अंदर? इंडिकेशन टू हैंगिंग। अगर सुसाइडल के अंदर पॉइजनिंग है तो कैन बी लेकेसिस, लेकिन सुसाइड फ्रॉम जंप फ्रॉम हाइट तो वहां पे ऑरम मैट सोचा जाना चाहिए। सो माइन्यूट थिंग है, यहां से भी इंडिकेशन मिलते हैं हमको, लेकिन उतने डीप में हर बंदा जा नहीं सकता है, हर केस जा नहीं सकता है। सो हर बार ये इंडिकेशन मिलना जरूरी नहीं है। सो हम इसके ऊपर अभी इतना वेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब आप 50 मेडिसिन से ऊपर आ गए हैं और कंटिन्यू गुरुकुल के साथ जुड़े हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम आपको थोड़ा आगे लेके चलें। Loquacity, ask many questions but does not wait for answer. Prying and reproach,
प्रेइंग करना कंटिन्यू, रिप्रोच मतलब अपने आप को कोसना, पुरानी बातें याद करना, ब्रूडिंग वही चीज हुई, एक ही पुरानी बातों के ऊपर सोचते रहना। हॉरिबल स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, बहुत सी चीजें उसको बहुत अफेक्ट कर जाएंगी, कोई भी चीज अफेक्शनेट के अंदर शायद औरम हो सकती है, हमें नहीं मालूम। हरीश कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ, हरी है उसको ऐसा लगता है मैं बहुत फास्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए वो एक्स्ट्रा फास्ट करेगा। होपलेस विथ हार्ट लिवर अफेक्शन, होपफुल विथ लंग अफेक्शन, ये पिक्यूलियर है। लंग अफेक्शन के साथ होपफुल मिलना, बाकी सब अफेक्शन के साथ होपलेस मिलना। फियर ऑफ क्राउड, हार्ट डिसीज एंड नॉइज, अभी बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब अटैक तो नहीं आएगा, चेस्ट पेन हो रहा है, ये तो नहीं है कि 5-5 बार 7-7 बार एक महीने में बीसीजी करवा देते हैं, उनको हार्ट डिसीज का फियर रहता है। दूसरा मेडिसिन कौन सा है? फियर ऑफ हार्ट डिसीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज, मेडोराइनम। सो अब आपको ये इंडिकेशन भी लिख के रखना है, हार्ट डिसीज, फियर ऑफ, 2 मेडिसिन है, चिली हो तो औरम और दो तो मेडोराइनम, सोची जा सकती है इस तरीके से, तो उनके अंदर भी सोचा जाना है। फ्राइटनेस एज इफ समथिंग ड्रेडफुल इज गोइंग टू हैपन, बहुत नॉलेजेबल है, विचारक है, तो उसको कंटिन्यू ऐसा फ्राइट रहता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, और इस कुछ गलत होने वाले की चिंता रहती है, प्रोलॉन्ग एंजाइटी रहती है। वो एंजाइटी क्या करती है? दिमाग के अंदर सैड हार्मोन पैदा करती है। कौन से हार्मोन? कॉर्टिजोन। और वो हार्मोन क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट करते हैं, और प्रीमेच्योर ओल्ड देखिएगा अब आप घर जाके, कैंसरस अफेक्शन देखिएगा, इन सब के अंदर आपको मिलेगा ऑरम मेटालिकम। सो इसमें से कोई भी अगर इंडिकेशन मिले, पैथोलॉजी का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, वहां पे ऑरम मेट सोची जानी चाहिए, ऑरम मेट प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए। अब अपने क्लिनिक वाले जो सिनारियो है हमारा, जो उसको क्या बोलते हैं, एक होता है उसको साइकोलॉजिस्ट और वो मोटिवेशनल गुरुज होते हैं ना, वो बोलते हैं उससे बाहर आ जाइए, उससे बाहर आ जाइए, कंफर्ट जोन। तो हमारा जो क्लिनिकल कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर निकलिए, सीरियस केसेस को भी देखने के लिए जाइए, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के केसेस में भी होम्योपैथी का स्कोप है, तो वहां पे भी देखिए, और हम देखेंगे तब हम दुनिया के सामने रख पाएंगे कि होम्योपैथी क्या कर सकता है। ठीक है, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद। ऑरम मेट के अंदर किसी को कोई प्रश्न? तो बस होमवर्क कीजिए, 2 लोग हैं हमारे संयोजक वाले ग्रुप में जो रेगुलर करते हैं, दूसरों का तो मालूम नहीं है, नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। आलसू लोगों का होम्योपैथी में कोई काम नहीं है, हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम। ठीक है, अब